हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज 21 जनवरी 2026 है और डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि डेली हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, मिंट में जो भी आर्टिकल आते हैं जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें हम एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं। पर्पज़ क्या है? करंट अफेयर्स को आप प्रैक्टिस कर लो यूपीएससी के फॉर्मेट में, साथ ही एडिशनली आप उसका स्टैटिक नॉलेज भी रखो, क्योंकि जो स्टेटमेंट यूपीएससी में बन रहे हैं करंट अफेयर्स के, उनमें एक स्टेटमेंट करंट, एक स्टैटिक, एक करंट, एक स्टैटिक, इस तरह के स्टेटमेंट्स रहते हैं। तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करना होता है करंट अफेयर्स का, जो हम यहाँ पे करके देते हैं। इसका वेल एक्सप्लेन पीडीएफ भी आपको मिलता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। जो टेलीग्राम चैनल हमारा कौन सा है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, नहीं तो आप इंडियाज अफेयर्स बाय दिवस सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं पहली न्यूज के साथ। पहली न्यूज किसके बारे में है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गवर्नर एड्रेस टू द स्टेट लेजिस्लेचर। अभी क्या हुआ है, अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी तमिलनाडु के गवर्नर की, तमिलनाडु के गवर्नर ने ऐसा क्या किया कि न्यूज बन गई। थोड़ा सा मैं पेन और थिक कर देता हूँ। हाँ, तो तमिलनाडु के गवर्नर ने ऐसा क्या किया कि अभी न्यूज बन गई। उन्होंने क्या किया, देखिए, आपको इसके लिए जानना होगा कि आखिर ये राज्यपाल का अभिभाषण या क्या होता है, जिसको लेके या गवर्नर एड्रेस किसे बोला जाता है। तो आर्टिकल 175 के बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 175 क्या कहता है कि जो राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, वो स्टेट लेजिस्लेचर को क्या करेगा, एड्रेस करेगा। अब वो एड्रेस कब करेगा? आर्टिकल 175 के अंतर्गत दो कंडीशन में। पहला, फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर, फर्स्ट सेशन में या तो वो एड्रेस करेगा, है ना। दूसरा, वो कब एड्रेस करेगा? दूसरा एड्रेस करेगा जब चुनाव हो गया या जनरल इलेक्शन हो गया हो, आफ्टर इलेक्शन, जब कोई सरकार चुनी जाती है तब। तो ये दो सिचुएशन में यहाँ पर राज्यपाल क्या करता है, एड्रेस करता है किसको? स्टेट लेजिस्लेचर को। साइमल्टेनियसली आप प्रेसिडेंट भी एड्रेस करता है पार्लियामेंट में, है ना। लेकिन अभी क्या हुआ, क्या इसको लेके कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है? नहीं। अगर आप इसके बारे में देखें तो ये राज्यपाल का व्यक्तिगत मत हालांकि नहीं है, मतलब राज्यपाल का जरूरी नहीं कि राज्यपाल अपने हिसाब से काम करेगा या राज्यपाल जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें, परंपरा बनी है ऐसी परंपरा, अगर हम बात करें, ज़्यादातर चीज़ें ट्रेडिशंस पे चलती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन पे चलती हैं। वे कहती हैं उस परंपरा के अकॉर्डिंग राज्यपाल को ये पढ़ना चाहिए, भले उसकी व्यक्तिगत असहमति हो। अगर ये ऐसा नहीं करता है तो ये संविधान का उल्लंघन माना जाता है, संविधान का उल्लंघन माना जाता है ना। और संविधान की जो परंपरा है या कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी कन्वेंशन है उसके विरुद्ध भी माना जाता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने 1974 में एक केस आया था, शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य, शमशेर सिंह बनाम वर्सेस पंजाब राज्य। तो शमशेर सिंह वर्सेस पंजाब राज्य में क्या बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने कि मंत्रिपरिषद की सहायता, मतलब कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसकी सहायता और उसकी एडवाइस पर कार्य करेगा, है ना। कौन? गवर्नर। ऐसा नहीं कि हर मामले में अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ करेगा। और अगर ऐसा करेगा तभी जो हमारा फेडरलिज्म है उसकी जो कहते हैं ना कि उसकी जो बात है वो भी फुलफिल होती है। अब ये जो टकराव गवर्नर के हैं ना, केरला, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, हर जगह देखने को मिल रहे हैं, इसलिए गवर्नर बहुत हॉट टॉपिक रहता है। इसके बारे में थोड़ा सा और भी जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम कुछ पहले तो हम थोड़ा सा जान लेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में। देखिए, गवर्नर के पास बहुत सारी पावर होती है। जैसे एक तो एग्जीक्यूटिव पावर होती है स्टेट के संबंध में, जब भी कोई मंत्री होता है उसकी नियुक्ति करना, अपॉइंट करना, मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट, और जो भी मंत्री हैं उनको सीएम की सलाह पर क्या करता है, वो अपॉइंट करता है। इसके अलावा एडवोकेट जनरल को अपॉइंटमेंट करता है। इसके अलावा जो राज्य का पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको भी क्या करता है, अपॉइंट करता है। हालांकि उसमें मंत्रिपरिषद की सलाह या एड एंड वॉइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी रिक्वायर्ड इन एवरी अपॉइंटमेंट। तो सभी जगह इसकी रिक्वायरमेंट होती है। फिर दूसरा, इसकी लेजिस्लेटिव पावर भी होती है, मतलब विधायी शक्तियाँ भी होती हैं। तो विधायी शक्तियों का ही पार्ट है किसी सत्र को बुलाना, उस पर क्या करना। जैसे अगर हम बात करें, कोई बिल उसके पास आया तो उसके बिल के साइन के बिना वो एक्ट नहीं बन पाएगा। अगर वो बिल को लौटाना चाहता है, या आर्टिकल 200 भी न्यूज में था जिसमें वो बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना चाहता है, तो वो भी उसकी लेजिस्लेटिव जो पावर होती हैं वो होती हैं। फिर कुछ फिनेंशियल पावर भी होती है, जैसे धन विधेयक की सिफारिश या जो मनी बिल पेश किया जाता है तो राज्यपाल की रिकमेंडेशन के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ पे? अगर आप देखेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है वहाँ पे। इसके अलावा कुछ जुडिशियल पावर भी होती है। आर्टिकल 161 में क्या करता है, वो कुछ क्षमादान की शक्तियाँ दे सकता है, हालांकि डेथ पेनाल्टी को वो माफ़ नहीं कर सकता। इसके अलावा डिस्क्रिशनरी पावर बहुत सारी होती हैं। जब भी ऐसा लगे कोई सरकार नहीं बना सकती है तो वो क्या कर सकता है, किसी को आमंत्रित कर सकता है। तो इस तरह से उसके पास पावर बहुत सारी होती हैं। हमें आवश्यकता यह होती है कि सही पावर का सही जगह इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पर देखी। अब देख लेते हैं, चलिए स्टेटमेंट क्या क्या कह रहे हैं। द गवर्नर एड्रेस अंडर द आर्टिकल 176 रिप्रेजेंट द पर्सनल व्यू ऑफ गवर्नर। अनुच्छेद 176 के अंतर्गत राज्यपाल का अभिभाषण राज्यपाल की व्यक्तिगत विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। सॉरी।
अब इसके ये स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट है आपको यहाँ पे बताना है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द टेक्स्ट ऑफ गवर्नर एड्रेस इन प्रीपेयर्ड अप्रूव बाय द स्टेट कैबिनेट। राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है, जो एड्रेस होता है राज्यपाल करता है, जो अभी नहीं किया इस बार, तो वो क्या करता है गवर्नर के द्वारा, मतलब बात करें जो स्टेट असेंबली द्वारा उसके द्वारा स्वीकृत होता है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि रिफ्यूज टू रीड कैबिनेट अप्रूव एड्रेस गोज अगेंस्ट स्टैब्लिश कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन। अगर इसके खिलाफ राज्यपाल जा रहा है तो संवैधानिक परंपरा के खिलाफ हो जाएगा। ये स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहा है। अब इस स्टेटमेंट में दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि अगर हम बात करें किसके बारे में, पहले स्टेटमेंट के बारे में, तो राज्यपाल का जो अभिभाषण या स्पीच है निर्वाचित सरकार की नीतियों को प्रतिबिंबित करता है, अर्थात जो सरकार चुनी गई है ना उसकी क्या पॉलिसी होंगी उसको बताया गया ये अभिभाषण। तो राज्यपाल का कहना ये था यहाँ पे कि उसमें बहुत सारी गलत बातें लिखी हैं जो उनके हिसाब से उचित नहीं है, इस वजह से वो नहीं देंगे, लेकिन ये सब यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 15(5). अनुच्छेद 15(5) के बारे में आपको स्टेटमेंट बताना है। अनुच्छेद 15(5) क्यों न्यूज में था? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने डिमांड की है कि अनुच्छेद 15(5) को प्रॉपरली क्या किया जाए, यूटिलाइज किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है उसको यूटिलाइज किया जाए। ऐसे यहाँ पे मांग की है। किसने मांग की है? तो कांग्रेस के कोई वो हैं, कोई मुझे एग्जैक्टली उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने ऐसी डिमांड यहाँ पे की है। जयराम रमेश आई थिंक है ना, उन्होंने कहा कि 2025 बिल जो आया है विकसित भारत शिक्षा अभियान बिल 2025 से उन्होंने जोड़ा है, उसको कहा कि भाई आप इसमें जो प्रोविजन लाए उसको आप इस्टेब्लिश करिए। अब बात यहाँ पे ये आती है कि भाई आर्टिकल 15(5) क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आर्टिकल 15 के देखिए फंडामेंटल राइट को थोड़ा सा बेसिक जानना जरूरी हो जाता है। देखिए फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है उसमें है, और ये आर्टिकल 12 से 35 तक है। ठीक, तो ये 12 आर्टिकल जो है ये बात करता है कि स्टेट के बारे में बात करता है कि स्टेट कौन होगा। फिर आर्टिकल 13 बात करता है कोई भी फंडामेंटल राइट के खिलाफ ऐसे कानून बनाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत क्या कर सकते हैं, इसे रिव्यू भी कर सकती है। फिर आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक अगर आप देखेंगे प्रॉपर फंडामेंटल राइट आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे 14 से 18 किसके बारे में बात करता है, समानता कहते हैं, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। अब उसमें आर्टिकल 14 में बात करता है कि विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसकी बात करता है। वहीं आर्टिकल 15 बात करता है किसी व्यक्ति को जाति धर्म वेशभूषा या जन्म स्थान के आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। अब उसी में कई बार अमेंडमेंट किए गए। उसी में अमेंडमेंट किया गया 15(5) में अमेंडमेंट यह किया गया कि जो SEBC है, शेड्यूल, जो अगर हम बात शेड्यूल बोल रहा हूँ, सोशली इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास है उसको, इनके अलावा शेड्यूल कास्ट है उसको, इसके अलावा शेड्यूल ट्राइब है, उनके उत्थान के लिए विशेष प्रयास यहाँ पे किया जाएगा। और ये प्रयास कैसे होगा कि एडमिशन करवा के शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन दिया जाएगा, प्राइवेट संस्थानों में भी दिया जाएगा। लेकिन इसके एक्सेप्शन क्या है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में इनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इनको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को ऑलरेडी आर्टिकल 30 के अंतर्गत क्या किया जाता है, सिक्योर किया जाता है। अब इसमें एक अमेंडमेंट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अमेंडमेंट कौन सी है? 93rd अमेंडमेंट। 93rd अमेंडमेंट में 15(5) को जोड़ा गया था और 2005 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है ना। अब इसका पर्पज क्या था जोड़ने का, कि जो निजी संस्थान है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उसमें क्या किया जाएगा, आरक्षण लागू किया जाएगा। और उसमें आरक्षण लागू करके क्या किया जाए, बेसिकली मामला ये था कि एजुकेशन सभी को मिले और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी थोड़ा बहुत कहते हैं ना रिलैक्सेशन मिले खास तौर पे जो बैकवर्ड क्लास है उनको। अब ये जो अमेंडमेंट था, ये अमेंडमेंट TMI जो फाउंडेशन बनाम इनामदार मामला था उसके बाद से लाया गया था। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे मामले आए थे। 2014 में एक मामला आया था, इसमें कहा गया था प्रमति एजुकेशन एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया। तो प्रमति जो एजुकेशनल मामला आया 15(5) में, आर्टिकल 15(5) की जो सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की, उसने भी कहा कि देखिए 15(5) की आवश्यकता है ना, लेकिन अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उनको उसमें वरीयता दी गई है और उनको बोला गया है क्या कि आपके यहाँ पे ये जो प्रोविजन 15(5) लागू होगा नहीं होगा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में। ठीक, तो ये बात हो गई। अब बात आती है कि जो शिक्षा है ये भी मुद्दा यहाँ पे आता है। एजुकेशन है तो एजुकेशन किसका पार्ट है, तो अगर आप देखेंगे 24 जो प्रवेश एंट्री है किसमें, कंकरेंट लिस्ट में। तो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, केंद्र और राज्य दोनों क्या कर सकते हैं, इनमें कानून यहाँ पे बना सकते हैं। तो उसको इस बात को लेके यहाँ पे थोड़ा सा जानना जरूरी था। अब एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखिए, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को लेकर कन्फ्यूजन होता है, तो वहाँ पे यहाँ पे याद रखिएगा आर्टिकल 15 जो है वो बात करता है सामाजिक समानता की लाने की, खासतौर पर शिक्षा के माध्यम से और सोशल जो लाइफ है उसको बेहतर करके। फिर आर्टिकल 16 बात करता है
जो पब्लिक सर्विसेज हैं, मतलब कि जो लोक सेवा है, उसमें क्या किया जाए, सरकारी नौकरी एवं पद का आरक्षण दिया जाए, इस तरह की जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 16 करता है। मतलब 15 एक तो हमें क्या करता है ना कि भेदभाव से सुरक्षा देता है, सोशल जस्टिस इस्टेब्लिश करता है। वहीं आर्टिकल 16 क्या करता है, गवर्नमेंट जो अपॉइंटमेंट है उसमें क्या करता है, अनुमति देता है। अब अगर देखें, एक चीज़ आपको यहाँ पे ये भी जानना है कि धर्म के आधार पर, मतलब रिलीजन, कास्ट या जाति, लिंग अर्थात जेंडर, बर्थ प्लेस अर्थात जन्म स्थान, और निवास मतलब जहाँ पे उसका एड्रेस जहाँ का वो, इसके आधार पर 16 से अगर हम बात करेंगे भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 15 में निवास के स्थान पर भेदभाव किया जा सकता है। आर्टिकल 15 में निवास, या अगर हम बात करें कोई अनुसूचित जाति क्षेत्र आ गया तो उसके संबंध विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे याद रखिएगा। ये सारी बातें आर्टिकल 16 में है, लेकिन आर्टिकल 15 में निवास वाला प्रोविजन नहीं है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 15(4) भी आपको पता होगा, 15(4) में अगर हम देखें तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए विशेष प्रावधान किया गया। बाद में आर्टिकल 15(6) भी जोड़ा गया और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 10% आरक्षण की बात की गई शिक्षा के क्षेत्र में। वहीं आर्टिकल 16 में अगर आप देखेंगे तो 16(4) में अगर हम देखेंगे, 16(4) में पिछड़े वर्ग के लिए या बैकवर्ड क्लास उनके लिए प्रावधान किया गया। 16(4)A जोड़ा गया। 16(4)A में पदोन्नति में आरक्षण अर्थात जो प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात की गई 16(4)A में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। फिर 16(4)B में क्या किया गया, प्रावधान जोड़ा गया कैरी फॉरवर्ड का, मतलब पिछली बार अगर आरक्षण की सीटें नहीं भरी जाती तो अगली बार उन्हें ऐड कर दिया जाएगा, तो इसका जोड़ा गया। वहीं 16(6) में अगर आप देखेंगे, 16(6) में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण का प्रावधान यहाँ पर किया गया। अब अगर हम देखें 15-16 को लेकर एक और कन्फ्यूजन होता है कि आर्टिकल जो 15 है आर्टिकल 16 है। तो आर्टिकल 15 में अगर देखें तो निजी संस्थानों में आरक्षण की बात है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब्स में नहीं है, ठीक है ना। तो 16 में निजी संस्थान का आरक्षण नहीं है, लेकिन 15 में है, ठीक। वहीं अगर हम देखें कि सरकारी नौकरी के संबंध में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक। तो चलिए इसमें इसके स्टेटमेंट क्या क्या दिए गए हैं कि आर्टिकल 15(5) वॉज इंसर्टेड बाय द 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 93 संशोधन के बाद इसे जोड़ा गया, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा, इट मैंडेट्स रिजर्वेशन इन ऑल प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, यह अल्पसंख्यक संस्थानों सहित सभी निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण अनिवार्य करता है। यह बात यहाँ पे करेक्ट है, नहीं आपको यहाँ पे बताना है। अल्पसंख्यक संस्थानों पे तो नहीं करते, ये तो मैंने आपको बताया, तो ये दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, दूसरा हटा दो। सर्वोच्च न्यायालय में प्रामतिवाद में अनुच्छेद 15(5) की जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, उसको बनाया गया, तो ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है। 1-3 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो टॉपिक इसके बारे में चागोस आइलैंड को लेकर ट्रंप ने क्या कहा है, अगर हम एसोसिएट प्रेस या इंडियन एक्सप्रेस में मामला आया था, ट्रंप ने कहा कि जो यूके है उसे क्या करना चाहिए, उससे चागोस आइलैंड मॉरिशस को दे देना चाहिए। तो चागोस आइलैंड की लोकेशन अगर आप देखें तो ये इंडिया का मैप अगर आपने यहाँ पे देख रखा है तो यहाँ पे चागोस आइलैंड की लोकेशन है और यहाँ पे डियोगो गार्सिया की लोकेशन। अब अगर हम देखें डियोगो गार्सिया किसके कब्जे में, यूएस का मिलिट्री बेस है यहाँ पर, और चागोस में यूके का मिलिट्री बेस है। तो बहुत टाइम से यूके का मिलिट्री बेस है, तो यहाँ पे यूएस बेसिकली ये भी चाहता है कि जो इसकी लीज खत्म होने वाली 99 साल की जो लीज थी चागोस आइलैंड की वो खत्म हो रही है, तो यूके को क्या करना चाहिए, ट्रांसफर कर देना चाहिए, है ना। ये बेसिकली मामला था। तो चागोस आइलैंड की लोकेशन आपने देख ली है। मॉरिशस ने क्या कहा, मॉरिशस की तरह यूके ने 1968 में स्वतंत्रता देने से पहले, इंडिपेंडेंस देने के पहले अवैध रूप से कब्जा किया है चागोस आइलैंड पे, और जो मॉरिशस का पार्ट है उसे वहाँ पे अलग कर देना चाहिए। और आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो यूएन का पार्ट है, इसने भी 2019 में एक परामर्श दिया था कि चागोस आइलैंड, यूके का चागोस पर प्रशासन अवैध है और इसको मॉरिशस को देना चाहिए। तो ऑलरेडी आईसीजे ने इसको लेके स्टेटमेंट दे रखी है या जजमेंट अपनी दे रखी है, तो यहाँ पे देने की बात यहाँ पे की जा रही है, ये बात यहाँ पे करेक्ट भी है। द चागोस आइलैंड आर लोकेटेड इन द इंडियन ओशन, इंक्लूड द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट डियोगो गार्सिया आइलैंड। चागोस आइलैंड हिंद महासागर में से रणनीतिक रूप से डियोगो गार्सिया द्वीप शामिल है। दूसरा है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रूल्ड द यूके कंट्रोल ओवर द चागोस आइलैंड वाज लॉफुल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा कि यूके का कंट्रोल विधि सम्मत है। ये बात एकदम इनकरेक्ट है। यूके ने तो आईसीजे ने तो कहा कि भाई अवैध है आपका यहाँ पे रुकना। फिर तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहा है, डियोगो गार्सिया होस्ट ए मेजर यूएस मिलिट्री बेस क्रिटिकल द इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी। डियोगो गार्सिया प्रमुख रूप से अमेरिकी सैन्य अड्डा है जो इंडो पैसिफिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला तीसरा यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स है किसका, 8 कोर इंडस्ट्रीज का, दिसंबर 2025 में रिलीज किया गया। अब देखिए कोर इंडस्ट्री कौन सी होती हैं, जो भारत की क्रिटिकल इंडस्ट्री हैं, क्रिटिकल जो एरियाज़ माने जाते हैं। अब क्रिटिकल एरियाज़ में कौन कौन से एरियाज़ आपको माने जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। 8 इंडस्ट्री के बारे में आपको क्रोनोलॉजी में पता होना चाहिए। सबसे बड़ा सेक्टर जो आता है रिफाइनरी का आता है। रिफाइनरी अगर हम बात करें, देखिए तो रिफाइनरी जो कोर इंडस्ट्री उसमें 28% के आसपास स्टेक लेती है। फिर इलेक्ट्रिसिटी कोर सेक्टर होता है एक देश का, 19% इसका वेटेज है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें इस्पात है, अगर हम बात करें जो
वो उसका यहाँ पे वेटेज आपको कितना मिलेगा, 18% मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी को 19 और इस्पात का 18%। फिर आप देखेंगे कोयला का है, कोयला का जो शेयर है वो अगर हम बात करें इसमें 11% है। इसके अलावा जो कच्चा तेल है ना, कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल जिसे कहा जाता है, वो 8% है। फिर नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस का स्टेक 6% है। सीमेंट का 5% है और फर्टिलाइजर का 3% है। तो कौन कौन है ये आपको पता होना चाहिए। रिफाइनरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, इस्पात वाला इंडस्ट्री है, मतलब कि अगर हम बात करें इसके अलावा कोयला है, कोल है, कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है, सीमेंट है और फर्टिलाइजर है। ये कोर इंडस्ट्री है। अब ये कोर इंडस्ट्री क्या होती हैं, ये कंपोजिट इंडेक्स होती हैं, मतलब एक देश का जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है उसको बताती हैं, ठीक है। साथ ही अब इसको अगर हम बात करें किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर OEA द्वारा तैयार किया जाता है और ये लीडिंग इंडिकेटर माने जाते हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड जो इंडस्ट्रीज है उसके अंतर्गत ये तैयार किया जाता है। अगर हम बात करें इनका बेस ईयर क्या है, तो बेस ईयर 2011-12 माना जाता है, ठीक है ना। और ये पूरे जो इंडस्ट्रियल जो हमारा प्रोडक्शन होता है, इंटरनल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अगर हम बात इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, उसमें 40% वेटेज रखते हैं, 41% के आसपास वेटेज रखते हैं। तो वित्त वर्ष दिसंबर 2025 का भी यहाँ पे जारी हुआ, इसके संबंध में यहाँ पे बताया गया, ठीक। अब अगर इनमें वृद्धि होती है ना, तो देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ रहा है, ये एग्जैक्टली यहाँ पे बताता है, क्योंकि ये कोर इंडस्ट्रीज होती हैं। अब उसके संबंध में स्टेटमेंट यहाँ पे बन रहा है कि द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज हैज वेटेज मोर देन 40% ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। IIP का 40% वेटेज यहाँ पे किसका है, कोर इंडस्ट्रीज का होता है। फिर ICT का बेस ईयर्स क्या है, 2011-12 है, ये भी मैंने आपको बताया, करेक्ट है। तीसरा, फर्टिलाइजर है बिन हाइजेस्ट वेटेज, तो फर्टिलाइजर का नहीं बल्कि रिफाइनरी का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। इवन फर्टिलाइजर का वेटेज सबसे कम होता है, 3% के आसपास होता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। आई थिंक यूपीएससी ने क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में पूछा था, तो यहाँ पे मैंने बताया, एक बार फिर से आप रिमाइंड करके इसको देख लीजिएगा। 1-2 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, आई थिंक 6 या 7 है। विद द रेफरेंस ऑफ कॉपर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तांबे और विद्युत परिवहन वाहनों के संबंध में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगर हम देखें कि ये आर्टिकल में आया हुआ था, बेसिकली द हिंदू में एडिटोरियल पार्ट में आया हुआ था, तो इसके संबंध में यहाँ पे हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं इसके संबंध में। तो पहले चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर और जो फैक्ट है वो भी हम यहाँ पे समझेंगे। फैक्ट यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आर रिक्वायर सिग्निफिकेंस मोर कॉपर देन कन्वेंशनल व्हीकल। विद्युत वाहनों में जो इलेक्ट्रिक वाहन आ रहा है उसमें जो कॉपर की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ गई है कंपेरेटिव अगर आप एनालिसिस करो किसके कंपेरिजन में जो कन्वेंशनल व्हीकल उनके कंपैरिजन में। तो ये बात यहाँ पे एकदम करेक्ट है, जाहिर सी बात है, आपको पता होना चाहिए। दूसरा, कॉपर सप्लाई कैन बी रैपिडली एक्सपेंडेड मीट राइजिंग ईवी डिमांड। विद्युत वाहनों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तांबे की आपूर्ति को तेजी से बढ़ाया जा सकता है, इसको तेजी से सप्लाई इसकी बढ़ाई जा सकती है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है, ठीक। फिर तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे है कि चाइना डोमिनेटली ग्लोबल कॉपर रिफाइन कैपेसिटी। चाइना क्या कहता है, डोमिनेट करता है जो भी ग्लोबल कॉपर यह प्रोडक्शन उसके संबंध में, ठीक। अगर हम बात करें तो जो बात की जा रही है दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि इतनी आसानी से इसके उत्पादन को बढ़ाया नहीं जा सकता, इसके प्रोडक्शन को बढ़ाया नहीं जा सकता। ये बेसिकली क्यों आया, क्योंकि अब देखेंगे कि द हिंदू में एक आर्टिकल आया था, द ईवी बूम इज एक्सेलरेटिंग कॉपर क्रंच। आज ही आर्टिकल था द हिंदू में। तो ईवी का बूम तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रॉपरली अगर आप देखें तो कॉपर का जो प्रोडक्शन इस तरह से यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। तो कॉपर के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। एक तो ये पता होना चाहिए कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है और एक रेडिश गोल्ड अपीयरेंस इसमें देखने को मिलती है और एक सॉफ्ट मेलेबल डक्टाइल होता है। दूसरा, अगर हम बात करें कि इसकी सबसे ज़्यादा रिजर्व आपको भारत में देखने को मिलेंगे राजस्थान में लगभग 52.25% रिजर्व है। उसके बाद आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, मलाजखंड वगैरह खान है मध्य प्रदेश में। फिर झारखंड में झारिया वगैरह में आपको देखने को मिलेगा, झारखंड में आपको खाने देखने को मिलेगी। इसके अलावा रिमेन रिजर्व आपको आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। अब करंट में तो यही बात है कि ईवीज में, बैटरीज में, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, पावर ग्रिड्स में लगातार कॉपर का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन कॉपर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, लेकिन उसका प्रोडक्शन ज़्यादा देखने को नहीं मिला। अगर आप इंडिया के मैप में देखें तो मैं आपको कुछ एरिया मैप आउट कर देता हूँ, जिससे आपको ये पता रहे, कभी मेंस में क्वेश्चन आए तो इस रीजन में आपको कॉपर का जो प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। इसमें आपको राजस्थान भी आ जाएगा, मध्य प्रदेश भी आ जाएगा, बिहार का कुछ रीजन आ जाएगा, जैसे पलामू है, पलामू तो झारखंड का है, झारखंड का रीजन आ जाएगा, हजारीबाग है, सिंहभूम है, तो ये वाले रीजन इसके संबंध में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे न्यूज़ में था। अब स्टेटमेंट यहाँ पे देख लेते हैं। स्टेटमेंट तो आपने देख ही लिया, सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे ईडी के बारे में। ईडी को लेके यहाँ पे क्या न्यूज़ थी, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। गिव मी अ सेकंड। अब हम स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो विद द रेफरेंस ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पीएलएमए ईडी और पीएमएलए के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस ऑफ रिजर्व अंडर द सर्टेन प्रोविजन ऑफ पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कुछ प्रावधानों के अंतर्गत निर्दोषता की धारणा प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को उलट दिया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है
कि द मीडिया ट्रायल्स हैव नो बियरिंग ऑन द राइट टू फेयर ट्रायल, मीडिया ट्रायल का निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा, जुडिशियल ओवरसाइट इज कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड अगेंस्ट इन्वेस्टिंग ओवर रीच, न्यायिक जो पर्यवेक्षण है, जुडिशियल ओवरसाइट्स है, जांच एजेंसियों की अतिरिक्त कार्रवाई के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा है। अब इन तीनों के बारे में स्टेटमेंट अब मैं आपको बताऊँ करेक्ट क्या है। आपको पता होना चाहिए कि 1956 में इकोनॉमिक मामले में जो बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए 1956 में डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंस, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस वित्त मंत्रालय के अंतर्गत अगर हम देखेंगे ईडी को स्टैब्लिश किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में होगा। आए दिन चर्चा में रहती है कि सरकार अपने विपक्षी जो पार्टीज के खिलाफ इसका उपयोग करती है। अब ईडी क्या बेसिकली 3 मामलों को ध्यान में रखती है। पहला ये है कि इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को, आर्थिक अपराधियों को। दूसरा, जो फॉरेन करेंसी का जो मामला आता है, फॉरेन करेंसी का, फेक करेंसी का मामला आता है। तीसरा, मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब एक जगह से पैसा टैक्स की चोरी करना, दूसरी जगह लगा पुनः इन्वेस्टमेंट करना। तो इसको लेके क्या करती है, ध्यान देती है। अब इसको लेके अगर आप देखें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, जहाँ पे मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की बात की, उसको लेकर 2002 में एक्ट बना जिसको पीएमएलए एक्ट या मनी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बोला जाता है। इसमें पर्पज क्या था कि जो अवैध धन होता है उसको वैध बनाने की जो प्रोसेस है ना, मतलब क्या करना, इलीगल पैसे को लीगल बनाना, इसको क्या किया गया, दंडित किया जाएगा। और इसको 2005 में पीएमएलए एक्ट को इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है। अब इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात की जाती है कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। तो ऐसे धन जिसको छिपा कर ट्रांसफर किया जाता है और उसे लीगली फिर क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, उसे मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पे कहते हैं। ठीक। इसके अंतर्गत अगर आप देखोगे तो 3 से 7 वर्ष का प्रावधान भी है, जेल का भी। ठीक। अब ईडी के बारे में जो कंफ्यूजन मिसकंसेप्शन है, क्या पुलिस एजेंसी है, नहीं। क्या ईडी द्वारा दर्ज ईसीआईआर एफआईआर होती है, नहीं। ठीक। तो इस तरह से कुछ जो मिसकंसेप्शन वो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ईडी के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब फॉरेन करेंसी को लेकर कौन सा एक्ट है, तो पहले फेरा बना हुआ था, फिर बाद में फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट एक्ट जो है वो बना कौन सा, फेमा, 1999। इसके मामले में कोई कहते हैं ना कि गलत काम होता है तो वो भी, उसे भी ईडी देखती है। तो ये तो बात होगी किसके बारे में, ईडी के बारे में। अब इसका सही स्टेटमेंट कौन सा होगा, अगर हम बात करें तो सही स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा, सही स्टेटमेंट हो जाएगा ए। ठीक है ना, ए 1 और 3। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। मीडिया ट्रायल को यहाँ प्रभावित करते हैं जांच को, इसलिए मीडिया ट्रायल को अधिकार यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक।